जब आप किसी स्पोर्ट्स या खेल में हिस्सा लेते हैं, स्पोर्ट्समैन या एथलीट बनते हैं, तो आपके जहन में सिर्फ एक धुन सवार होती है, मैंने जीत हासिल करनी है। इस जीत को हासिल करने के लिए कुछ लोग मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और बिल आखिर वो इस जीत को हासिल कर लेते हैं और शोहरत भी पा लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ एथलीट ऐसे भी होते हैं कि जो इस जीत को पाने के लिए हर चीज को दांव पर लगा देते हैं। ये लोग अपनी इस नेगेटिव धुन में सही और गलत की तमीज तक भूल जाते हैं। ये लोग चीटिंग करते हैं और इस चीटिंग की बदौलत ये जीत और शोहरत दोनों हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये जीत और शोहरत दोनों इनसे कुछ ही अरसे बाद छीन ली जाती हैं। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक भी ऐसे ही एथलीट्स हैं जिन्होंने ऐन मैदान में खेल के वक्त चीटिंग की। इस चीटिंग ने इन्हें जीत दिलवाई, मेडल्स दिलवाए, हत्ता कि इनका नाम रिकॉर्ड बुक्स में भी दर्ज कर दिया गया। लेकिन उसके बाद ये तमाम चीटर्स पकड़े भी गए और जो कुछ इन्होंने कमाया था वो सब कुछ इनसे वापस ले लिया गया। ये एथलीट्स कौन हैं, इसके बारे में मजीद जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर लें। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं रोजी रुइज। रोजी ने 1980 में बोस्टन मैराथन जीती और ये ओवरनाइट एक सेलिब्रिटी बन गईं। रोजी एक अननोन एथलीट थी जिन्हें कोई भी नहीं जानता था और जिस वक्त इन्होंने रेस जीती, इन्होंने ये रेस एक रिकॉर्ड टाइम में जीती। वो उस वक्त दुनिया की 3rd फास्टेस्ट वुमेन कहलाई। अब रोजी ने लाइन तो क्रॉस कर ली, रेस भी जीत ली, लेकिन उसके फौरन बाद ही उनकी इस जीत के ऊपर शकूक व शुबहात पैदा होना शुरू हो गए। लोगों का सवाल ये था कि एक एथलीट जो कि 26 माइल्स दौड़ता है, यानी कि 26 माइल्स, वो भी अंडर टेम्परेचर 70 फ़ारेनहाइट, तो ऐसे एथलीट की वो हालत नहीं होती जो रेस जीतने के बाद रोजी की थी। रोजी बिल्कुल एग्जॉस्टेड नजर नहीं आई। रोजी के ऊपर जब ये शकूक व शुबहात ज्यादा बढ़े तो फिर ये हर जगह पर बात होनी शुरू हुई और उसके साथ ही ऐनी शाहिदीन मैदान में कूद पड़े। इन विटनेसेस का कहना यह था कि उन्होंने अपनी आंखों से रोजी को रेस उस वक्त ज्वाइन करते हुए देखा जब वो फिनिश लाइन से सिर्फ 1 माइल पीछे थी। कुछ विटनेसेस ने तो ये बताया कि रोजी ने रेस वहां से ज्वाइन की जहां से फिनिशिंग लाइन सिर्फ हाफ अ माइल दूर थी। फिर कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने इस रेस से 6 माह पहले न्यूयॉर्क मैराथन के टाइम के ऊपर रोजी को एक सबवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन की सवारी करते हुए देखा और ये ट्रेन वहां पर फिनिश लाइन की तरफ जा रही थी। यानी कि रोजी यही गेम न्यूयॉर्क मैराथन में भी प्ले करना चाहती थी, लेकिन वहां पर वो नाकाम हो गई। 6 माह बाद उसने वही गेम बोस्टन मैराथन में प्ले की और जीत गई। अब रोजी ने इन तमाम बातों को बेबुनियाद इल्जामात ठहराया। इसकी अदालती तहकीकात हुई तो कई तरह के सबूत रोजी के खिलाफ निकले। इवेंचुअली रोजी को उसकी जीत से, उसके मेडल से और उसके रिकॉर्ड से महरूम कर दिया गया। दोस्तों, क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी इंसान को इस तरह से चीटिंग करते और पकड़े जाते हुए देखा है? मैंने तो देखा है, लेकिन आपका क्या जवाब है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2 पर है तानिया हार्डिंग। 1994 में तानिया हार्डिंग फिगर स्केटिंग का बहुत बड़ा नाम था। उसी साल तानिया और उनकी सबसे बड़ी ओपोनेंट नैन्सी यूएस फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए कम्पीट कर रहे थे। अब चैंपियनशिप स्टार्ट होने से एक दिन पहले प्रैक्टिस सेशन के बाद उस वक्त की टाइटल होल्डर नैन्सी के ऊपर एक हमला होता है। हमलावर नैन्सी की टांग को निशाना बनाता है और उसे जख्मी करके वहां से भाग जाता है। इस हमले का नतीजा क्या निकलता है कि उस साल नैन्सी यूएस फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाती। गेस करें उस साल ये चैंपियनशिप कौन जीता? बिल्कुल, तानिया हार्डिंग। इस जीत ने तानिया को उस साल होने वाले विंटर ओलंपिक्स में भी सीट दिलवा दी। पुलिस ने नैन्सी के ऊपर होने वाले हमले की तहकीकात शुरू की। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह हमला एक बाउंटी हंटर ने किया था। उस बाउंटी हंटर को पकड़ा गया तो उससे ये मालूम पड़ा कि उसे इस हमले के लिए पैसे देने वाले 2 अफराद थे। इन दोनों अफराद में से एक तानिया हार्डिंग का एक्स हस्बैंड जेफ गिलूली था, जबकि दूसरा तानिया हार्डिंग का ही एक्स बॉडीगार्ड शॉन एकहार्ट था। अब जब इन दोनों का नाम सामने आया तो ये बातें होना शुरू हो गईं कि नैन्सी के ऊपर हमला तानिया हार्डिंग के कहने पर किया गया था। तानिया ने इन तमाम बातों को बेसलेस एलिगेशंस कहा, लेकिन बाद में तानिया ने इस बात का इतराफ कर लिया कि उसे मालूम था कि उसका एक्स हस्बैंड इस हमले में इन्वॉल्व था। एक डिसिप्लिनरी कमेटी ने तानिया के इस सारे मामले की तहकीकात की और इवेंचुअली तानिया से उसके
के सारे टाइटल्स वापस ले लिए गए। मजे की बात यह है कि उस साल होने वाले विंटर ओलंपिक्स में जब तानिया फिगर स्केटिंग में परफॉर्म कर रही थी तो उसका स्केट माल फंक्शन कर गया। स्केट्स के इन माल फंक्शनिंग की वजह से तानिया ने उस इवेंट में 8वीं यानी कि 8th पोजीशन हासिल की। दूसरी तरफ उसकी सबसे बड़ी कंपेटिटर नैन्सी ने उसी इवेंट में 2nd पोजीशन हासिल की। इसको कहते हैं कारमा। नंबर 3 पर है माइकल पनेडा। 2014 में रेड सॉक्स के अगेंस्ट एक गेम के दौरान माइकल पनेडा ने अपनी गर्दन के ऊपर एक खास किस्म का सब्सटेंस लगाया। ये स्टिकी सा सब्सटेंस था जो कि पाइन टार से बना हुआ था। माइकल पनेडा ने इस सब्सटेंस को अपनी गर्दन पर इसलिए लगाया ताकि इसकी मदद लेकर वो बॉल के ऊपर अपनी ग्रिप को मजबूत कर सके। माइकल पनेडा का प्लान ये था कि वो गेम के दौरान डिस्क्रीटली बॉल को अपनी गर्दन पर रब करे ताकि उससे ये स्टिकी मटेरियल बॉल के साथ चिपक जाए। अब माइकल पनेडा की इन मशकूक हरकतों को वहां पर मौजूद लोगों ने नोट करना शुरू कर दिया। इवन रेड सॉक्स के कोच ने भी माइकल पनेडा को नोट किया और उसने जाकर फौरन से मैच रेफरी को ये तमाम मामला बताया। मजे की बात यह है कि कैमरे के जिस फ्रेम में ये देखा जा सकता है कि रेड सॉक्स के कोच की शिकायत के बाद रेफरी माइकल पनेडा की तरफ जा रहा है, उसी फ्रेम के कोने में एक फैन को देखा जा सकता है जो कि अपनी गर्दन की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है। यानी कि माइकल पनेडा की मशकूक हरकतों को फैंस ने भी नोट कर लिया था। मुख्तलिफ अंपायर्स ने आकर माइकल पनेडा को चेक किया और वो पकड़ा गया। रिजल्ट, इस गेम से माइकल पनेडा को फौरन से निकाल दिया गया और उसके बाद की 10 गेम्स की इस शख्स के ऊपर पाबंदी लग गई। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं था कि माइकल पनेडा ने चीट किया हो। रेड सॉक्स के अगेंस्ट पिछले मैच में भी माइकल पनेडा ने ये सब्सटेंस अपने हाथ पर लगाया हुआ था। इस गेम के दौरान मुख्तलिफ टीवी कैमराज ने पनेडा के हाथ पर लगे हुए इस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई भी किया था। उस वक्त पनेडा बच गया, लेकिन दोबारा वही हरकत करने पर पनेडा ना बच सका। नंबर 4 पर है फेमकी वॉन डेरेशा। 2016 में फेमकी वॉन डेरेशा मैकेनिकल डोपिंग के एक्ट के तहत पकड़ी गयी। फेमके उस वक्त साइकिलिंग चैंपियन थी। फेमके ने अपनी साइकिल के अंदर एक खास किस्म की मोटर छुपा रखी थी। फेमके उस वक्त पकड़ी गयी जब एक रेस के दौरान उन्होंने अपनी साइकिल को रोका और हर किसी को ये बताया कि उनकी साइकिल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है। ऑफिशियल्स ने फेमके की इस साइकिल का मुआयना किया। मुआयने के दौरान ये पता चला कि इस साइकिल की सीट के अंदर एक बैटरी और कई वायर्स मौजूद थीं जो कि नीचे क्रेशैफ्ट में जाकर लगी हुई एक मोटर के साथ अटैच थीं। इस मोटर को ऑपरेट फेमके एक ब्लूटूथ बटन के साथ करती थीं जो कि इनकी साइकिल के हैंडल के साथ नस्ब किया गया था। फेमके की इस चीटिंग का वीडियो सबूत आपके सामने है जहां पर एक डिफिकल्ट क्लाइंब है। अब आप जरा गौर से बाकी तमाम साइकिलिस्ट को देखें कि वो किस तरह से इस डिफिकल्ट क्लाइंब के ऊपर जोर लगा रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, जबकि दूसरी तरफ फेमके को देखिए कि वो कितने आराम से अपनी साइकिल को चला रही हैं। अब जब फेमके से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना यह था कि ये बाइक या ये साइकिल उनकी अपनी नहीं बल्कि उनके एक दोस्त नीको की है। उन्हें इस साइकिल के अंदर लगी हुई मोटर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। नीको ने भी फेमके की स्टोरी को सेकंड किया और यही बताया कि ये बाइक या ये साइकिल उनकी है और फेमके को इसके अंदर मौजूद लगी हुई मोटर का कुछ भी नहीं पता। इस चीटिंग के नतीजे में फेमके को प्रोफेशनल साइकिलिंग से 6 साल का बैन फेस करना पड़ा। उनसे उनके तमाम जीते हुए टाइटल्स को वापस ले लिया गया और इसी के साथ साथ उनको $21,000 का फाइन पे करना पड़ा। इसके साथ ही दोस्तों हमारी आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर दी एंड होती है। वीडियो के आखिर में आप लोगों से ये सवाल करूंगा कि इन प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ जो भी किया गया, इनको जो भी सजा दी गई, क्या वो ठीक थी या नहीं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो 1 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।